Welcome everyone at Just Gate, and I'm your mathematics mentor. I'm Karan. So, firstly, let me introduce myself. That I have more than 6 year teaching experience. I taught more than 15,000 students for NET, GATE, and JAM. I also worked as a HOD of mathematics, and I also worked under a Indian government scheme that is TechCube. और TechCube के अंडर में इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट काम कर पाया हूँ एंड इससे ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया के स्टूडेंट से मिलने का मौका भी मिला. So this was a brief introduction about me to those who are new at this channel. So चलिए बात करते हैं आपके बारे में. तो गाइज जो लोग नए हैं वो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. और इससे पहले कि हम अपना कंटेंट शुरू करें, आप सबसे पहले लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड देन गो टू इंस्टॉल इट. आफ्टर दैट यू विल सी ऑन द स्टेप नंबर 3 आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जहां से आपको अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है. तो if you want to prepare for CSIR NET, for UGC NET or JAM or GATE, whatever your stream you have, आप जाइए और अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कीजिए. उसके बाद मिलता है आपको एक अनअकैडमी प्लस का ऑप्शन और ये आपको प्रोवाइड करवाता है पूरे के पूरा कोर्स. लाइक यहाँ हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की और जनरल एप्टीट्यूड की, बट इफ यू वांट टू गो फॉर द कंप्लीट कोर्स सो यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस. यहाँ आपको एक वेल मैनेज्ड पूरा कंटेंट विद पीडीएफ फाइल्स विद क्वेश्चंस एंड आई विल से द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अपडेशन लाइक फॉर 2021 प्रिपरेशन. तो हर एक चीज आपको इजीली मिल जाती है जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है और आप अपने इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ पाते हो. और आई विल से जितने भी धुरंधर टीचर है इंडिया के टॉप मोस्ट ट्यूटर हैं वो सभी आपको यहाँ मिलने वाले हैं. So now you have two options. You can take subscription for 1 year and also for 2 years. If you will go for 1 year, so you have to pay 25,000, and if you want to go for 2 years, so you have to pay 30,000. But you have an option that you can use my referral code that is KARAN10. This code will provide you 10% discount easily. And it means if your fees is 30,000, so it means you have to pay only 27,000. So I suggest that use my referral code even when you are going to take subscription of Unacademy Plus. After that, there are such paying method, guys. You can use debit card, EMI, UPI, wallet, and net banking. And out of these, if someone wants to go as EMI, so is the best option nowadays. सो इट्स योर चॉइस गाइस, जैसे भी आप अपनी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं. बट अगर आपने मन बनाया है कि हमने गेट क्वालिफाई करना है तो सोचने की कोई बात नहीं है. आपको जितनी जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए और अपने इंटेलेक्चुअल से स्टडी को शुरू करना चाहिए. ओके, सो अब आगे चलने से पहले हम बात करते हैं कि हमने जो हमारा कल का कंटेंट था उसको कहाँ छोड़ा और उसके बाद हमें कहाँ से बात करनी है. तो गाइस सबसे पहले मैं कुछ गेट के की फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ एंड इन माय डेली लेक्चर आई विल जस्ट डू सम की फैक्ट्स अबाउट गेट. ओके, तो कुछ बातें क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और इस बार पहली बार गेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उनको लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट जो गेट का एग्जाम है ना वो पूरे 25 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर. और बट कंडीशन इज दैट कि कोई भी अगर एप्लीकेंट एग्जाम देना चाहता है तो वो सिर्फ इसमें से एक ही पेपर के लिए अपीयर हो सकता है. कोई भी बच्चा 2 पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. एंड द कंप्लीट एग्जाम्स इज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. पूरे का पूरा टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ऑनलाइन यही टेस्ट लिया जाता है. और कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में. इंस्टेड ऑफ दिस आपको एक ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है जो कि आपको आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिलने वाला है. तो आप उस वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं फॉर एनी कैलकुलेशन पर्पस इन गेट एग्जाम, बट यू कुड नॉट यूज एनी फिजिकल कैलकुलेटर देयर. ओके गाइज, after that the important part of gate that your gate scorecard is valid for 3 years only. So if after 3 years that card will expire, so you have to
go again for gate, and there is no age limit and no percentage limit for appear in gate exam. So these was some basic key facts about gate, और इसके बाद भी किसी को कोई क्वेरी हो तो you can ask. ओके, और भी बहुत सारी बातें गेट के बारे में, और वो हर लेक्चर में हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे. और अगर किसी के माइंड में कोई भी डाउट रहे गेट के अकॉर्डिंग कि एग्जाम कैसा आएगा, कैसे देना है, या नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का आंसर हम यहाँ देंगे. ओके, तो चलिए बात करते हैं कि हमने कल बात की थी किसकी, प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर था हमारा बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से हमने शुरू किया, और आज मैं सबसे पहले बेसिक बातें ही करूंगा, क्योंकि अगर बिल्कुल ज्यादा हाई लेवल की बातें करेंगे तो कुछ लोगों के बाल ऐसे खड़े होने वाले हैं. ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग, यू कैन से दैट फ्रॉम 10th 11th 12th, ऐसे इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी को शुरू कर रहे हैं, और बिल्कुल स्लोली हम अपने जो कंसेप्ट को डेवलप करने वाले हैं. सो गाइज, हमने कल जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट किया जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, सैंपल स्पेस पढ़े, इवेंट्स पढ़े, तो आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की एक्सियोमेटिक अप्रोच के बारे में. एक्सियोमेटिक अप्रोच ये कहती है कि फर्स्ट, एक प्रोबेबिलिटी अगर कोई भी इवेंट है सैंपल स्पेस का, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है गाइस. ऑलवेज प्रोबेबिलिटी विल फ्रॉम 0 to 1. एंड सेकंड एक्सियोम्स इज प्रोबेबिलिटी अगर सैंपल स्पेस की मैं देखूं तो दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 1. ओके, and in axiom third, if a1 a2 up to ak are mutually exclusive events हैं. अब ये exclusive words मैं कल डिस्कस कर चुका हूं और हमने इसको अच्छे से डिफाइन किया. क्या था exclusive event? Yes, exclusive event was independent events. ऐसे events जिनकी इंटरसेक्शन कुछ नहीं होती. You can see here, इनकी इंटरसेक्शन हमेशा खाली रहेगी, फाई आएगी. तो ऐसे अगर इवेंट्स हो मेरे पास A1 से लेके AK तक, तो उनकी अगर यूनियन करनी हो तो इट मींस उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम ही हुआ. सो A1 A2 AN अप टू AK की अगर मैं यूनियन करके प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं तो इट मींस दैट इज समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI. ओके, अब ये एक्चुअली एडिशन थ्योरम का पार्ट है, आगे चल के बात करते हैं. तो इसके बाद देखिए, odd against and odd in favor of an event. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, odd against and odd in favor. इसका मतलब समझिए, let there be m plus n equally likely mutually exclusive and exhaustive cases. देखिए तीन वर्ड यूज कर रहा है वो, equally likely, mutually exclusive and exhaustive cases. Like इक्वली लाइकली कौन से इवेंट थे? जो आपस में, जिनके होने की संभावना आपस में इक्वल हो. एक्सक्लूसिव कौन से थे? जो इंडिपेंडेंट हो. और एक्सहास्टिव कौन से थे? जिनकी यूनियन से सैंपल स्पेस बनता है. तो अब आपके पास ये m plus n क्या है? इक्वली लाइकली भी है, एक्सक्लूसिव भी है एंड एक्सहास्टिव भी है. केसेस आउट ऑफ विच एन इवेंट A. अब एक इवेंट A की बात कर रहा है कि एक इवेंट A है, कैन अकर इन m केसेस. m केसेस में A इवेंट अकर कर जाएगा एंड डज नॉट अकर इन n केसेस, और n केसेस में वो अकर नहीं करेगा. मान लो कोई इवेंट 3 बार तो वो अकर हो रहा है और 4 बार वो अकर नहीं हो रहा, और टोटल हमारे पास मान लीजिए 7 जो है ना अकरेंस की कंडीशंस हैं. देन बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या आ जाएगी? m by m plus n, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस n by n plus n. तो देखिए m, यहां पे देखिए क्या लिखा हमने कि अकरेंस इन m केसेस. तो m केसेस में इवेंट A अकर हो रहा है तो आप लिखोगे m by m plus n. कब? जब अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो. और जब नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो क्या लिखते हो? n by m plus n. अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इक्वल टू क्या होगा? m रेशियो n, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A की क्या है? m, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश की क्या आएगी? n आएगी. नाउ सी गाइस, द ओड इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट A आर डिफाइंड बाय m रेशियो n. अब देखो, अगर मैं लिखूं ओड इन फेवर तो आप क्या लिखोगे? m रेशियो n. m कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A. n कौन है? उसके
उसकी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, लाइक यू कैन से दैट उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज n। तो आप लिखोगे m रेशियो n। और अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी एट द ओड अगेंस्ट occurrence of event A are defined by n रेशियो m। तो बात सीधी समझ में आई कि m रेशियो n कब आएगा? जब आएगा ओड इन फेवर, और जब आ जाएगा ओड अगेंस्ट तो कौन आएगा? n रेशियो n। ओके, और n और m कौन है आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा एक क्वेश्चन समझते हैं इसको। मैंने कहा कि इन अ सिंगल कास्ट विद 2 डाइस फाइंड द ओड अगेंस्ट ड्रॉइंग 7। अब आपने 2 डाइस को थ्रो किया और 7 के ओड अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी बताइए क्या आएगी। अब फाइंड द ओड अगेंस्ट ड्रॉइंग 7, तो 7 के लिए मेरे पास एक इवेंट बन गया जिसमें दोनों डाइस पे सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 1 6 2 5 3 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये सभी वो केसेस हैं जिनमें 7 अपीयर होगा। तो लाइक 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू क्या आएगा? 6/6 इंटू 6, 6/6 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 1/6। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई? ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आई जिसमें 7 है। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब उसके बाद वो क्या पूछता है? वो पूछता है ओड अगेंस्ट ड्रॉइंग 7। ओड अगेंस्ट का मैंने अभी बताया आपको कि ओड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो प्रोबेबिलिटी के रेशियो के साथ। आप थोड़ा सा बैक जाके देख भी सकते हैं, क्या बोला था उसने? n रेशियो m, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ना होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या? 1/1 माइनस 1/6 एंड बाय 1/6, और आया आंसर क्या? 5/1। So this was the concept of odd against and favor inverse. Okay. So अब बात करते हैं addition theorem की। Addition theorem you have a 2 event A and B। तो probability of A union B को आप लिख सकते हो probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। और आप यहां Venn diagram से देख सकते हो that S is a sample space। एक इवेंट है A और एक इवेंट है B। A और B का ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। तो यहां पे A और B 2 इवेंट है, इनके बारे में कुछ नहीं पता ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। और जब आपको पता नहीं होता इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का, तो ये फॉर्मूला हमेशा लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट हुए तो ये पार्ट 0 हो जाता है। चलो देखिए आगे समझते हैं। अगर 2 इवेंट हैं तो उन दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या लिखी जाएगी? A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों इवेंट हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं इवेंट है, दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट हों और नॉन नेगेटिव हों, तो यू कैन राइट आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनिट B इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है। बट अब अगर आपके पास 3 इवेंट आ जाए, एक आ गया A, एक आ गया B और एक आ गया C। अब इन तीनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यू विल से प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड C इंटरसेक्शन A एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। So if you have 2 event you can write like that, if you have 3 event you can write like that। अब मान लीजिए आपके पास इवेंट जो है ना वो जनरल फॉर्म ऑफ एडिशन थ्योरम की बात करते हैं। अब मैंने कहा कि आपके पास इवेंट हो गए A1 A2 A3 अप टू AN इन सैंपल स्पेस S, तो इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। तो अगर इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गाइस, तो फिर वही बात कि जो सिंगल सिंगल है उनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे जो डबल वाले हैं, फिर प्लस करेंगे जो ट्रिपल वाले हैं, फिर उसके बाद एस ऑन लगा के -1 की पावर n-1 कर दो। लाइक अगर ये हुए 4 है ना, देखिए 4 हुआ अगर, तो यहां पे क्या आएगा 4 - 1 3, तो यानी कि अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अगर हुए 5 तो 4 बचेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हुए तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इट मींस दैट वैल्यू विल बी डिपेंड ऑन n। तो गाइस आप इजीली पूरे के कोई भी फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो इस जर्नल फॉर्म से, अगर आपको 2 या 3 से ज्यादा इवेंट की यूनियन अगर फाइंड आउट करनी पड़ती है तो।
बट आई नेवर एवर सीन अ क्वेश्चन इन गेट जिसमें 3 से ऊपर कभी पूछा गया हो। तो डोंट वरी, या तो 2 की यूनियन यूज होती है या 3 की यूनियन यूज होगी, उससे ऊपर कभी किसी नंबर की यूनियन अब तक तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। बट फिर भी आपको ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना होगा। ओके और अभी मैंने आपको बताया कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, यानी कि ये इंडिपेंडेंट अगर हुए, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 0 होगी। और अगर इनकी इंटरसेक्शन 0 होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। सिमिलरली अगर ये आपने n तक ले लिए तो भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए टू अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन बन जाएगा। यानी कि बाकी का इंटरसेक्शन का पार्ट सब फिनिश, कुछ भी आपको नहीं लिखना होता। अगर कैसे इवेंट हो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। पॉइंट इज दैट नाउ किसी के होने की, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। लाइक यहां पे आपको ए डैश लिखना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। और ए यूनियन ए डैश हमेशा क्या होता है, सैंपल स्पेस के बराबर होता है। यानी कि ये तो ए है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। और ए की इंटरसेक्शन ए के डैश हमेशा क्या होगी, फाई, खाली रहेगी। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का और ए का इंटरसेक्शन हमेशा खाली रहता है गाइस। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको कहता है कि ए की यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन सी के साथ की जाए तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों, क्योंकि ये जो सिंपल से सेट थ्योरी का जो पार्ट है ना, ये बड़े अच्छे से हमने +1 में भी पढ़ा था और ये वही फॉर्मूले हैं, कुछ चेंज नहीं है गाइस। एंड डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है आपको कि अगर आपके पास ए और बी दो इवेंट हैं और यू एक यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो बड़ा इजी सा काम था ना ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। तो दोनों लॉ को याद रखें, स्पेशली डी मॉर्गन्स लॉ को जरूर याद रखें। नाउ एक एग्जांपल की बात करते हैं। 1 digit is selected from 20 positive integer. What is the probability that it is divisible by 3 or 4? हमने कहा कि 20 पॉजिटिव इंटीजर में से आपको एक डिजिट सिलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो नंबर सिलेक्ट हुआ है वो डिवाइड हो 3 और 4, यानी कि या तो 3 से या फिर 4 से। लॉजिक क्लियर हुआ? दोनों से नहीं पूछा उसने, या तो 3 से डिवाइड हो जाए तो भी चलेगा, 4 से डिवाइड हुआ तो भी चलेगा। तो सबसे पहले एक इवेंट मान लिया मैंने ए, और इवेंट कैसा है, सिलेक्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम वो नंबर लेंगे जो डिवाइड होता है 3 से, और बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम वो नंबर लेंगे जो डिवाइड होगा किससे, 4 से। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो, अब देखो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होंगे 1 से 20 तक। पहला तो 3 खुद होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, 15 होगा और 18 होगा। टोटल 6 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन गया, 6/20। अब बी के पास चलते हैं। बी हमने इवेंट कैसा लिया है, डिविजिबल बाय 4 वाला। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 और 20, यानी कि टोटल 5 नंबर हुए, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन गया, 5/20। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ये बताता है कि दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं। अब दोनों से नंबर जो डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, एक ही नंबर है 12। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/20। अब हमें फॉर्मूला अच्छे से आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए एंड देन यू गॉट आंसर। अब कुछ बच्चों के यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कभी तो प्लस लगा देते हैं, कभी यहाँ पे यूनियन लगा देते हैं। सो इन प्रोबेबिलिटी गाइस, यूनियन का मतलब प्लस रहेगा और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई रहेगा। कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रोबेबिलिटी में खेल ऐसे ही चलने वाला है। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, 90 सेकेंड आपके पास टाइम है और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लाइक 2 dice आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड द मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। So keep it up guys and just try to solve out this question in within 90 seconds.
लेट्स स्टार्ट। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। और जो अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बस फोकस रखिए कि वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पे ही डिपेंड करने वाले हैं। उनके सिवा मैं कोई भी आपको क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। और जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है उस पर ही फोकस रखना है आपको, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आप करने आपको आ गए तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका रहने नहीं वाला। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, 2 डाइस आर थ्रोन, हमने 2 डाइस को थ्रो किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड द मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। पहले डाइस पे वो चाहता है ओड नंबर आ जाए और दूसरे पे चाहता है 3 का मल्टीपल आ जाए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स? 1/8, 1/6, 2/3, 13/36. Most of the students, they have find out the answer here. So good guys. So time has been finished now. So let's see. देखिए आपके पास 2 बार आपको डाइस को थ्रो करना है। अगर पहली बार जो डाइस को थ्रो किया उसमें आपको चाहिए क्या, ओड नंबर। तो हमने एक इवेंट मान लिया ए, जो कि शो कर रहा है गेटिंग एन ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, एंड एक इवेंट लिया मैंने बी, जो कि शो कर रहा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई। सो ए क्या होगा, ए होगा 1, 3 एंड 5, यानी कि फर्स्ट डाई में ओड नंबर चाहिए तो ओड नंबर तो 1, 3, 5 है। एंड सेकंड डाई में आपको चाहिए बी, बी का मतलब क्या है 3 और 6, यानी कि सेकंड डाई में आपको क्या चाहिए 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल ये दोनों हैं। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/6, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/6, एंड द कंप्लीट आंसर इज 1/3। अब ये तो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी की आपने फाइंड आउट कर ली। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि वो देखिए एक वर्ड लिखा है हमने, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड वर्ड यूज किया उसने, यानी कि उसको क्या चाहिए, दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एंड वर्ड यूज किया तो यहां पे इंटरसेक्शन यूज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वो चाहता है, इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए क्या आई है 1/2, बी वाली क्या आई है 1/3, जस्ट डू मल्टीप्लाई एंड गिव द आंसर। समझ में आया सबको? ओके, तो चले आगे, जस्ट 1/6 यानी कि बी वाज इट्स राइट आंसर। चले आगे। अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। नाउ यू हैव अ टाइम 90 सेकेंड, और जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 1 head। और आप जितने भी हमने 10th में प्रोबेबिलिटी करी, उसके बाद +1 में या +2 में ये क्वेश्चन सबने देखा और बहुत बार देखा कि 3 सिक्के उछालने हैं और उसके बाद उन 3 सिक्कों से एक सैंपल स्पेस बना रहा है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीज आर कॉमन क्वेश्चंस। ओके, सो ये तो 90 सेकंड भी लगने नहीं चाहिए गाइस। बिफोर 90 सेकंड दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड आउट। Okay, carry on, carry on, carry on. "27, 26, 25 seconds are left." Five, 4, 3, 2, 1 and go. See, there are 8 elements in the sample space. 5. जल्दी से नीचे वाला ट्री डायग्राम देखिए। हमने सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा टेल आएगा, फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया, फिर हेड और टेल आएंगे, फिर तीसरे कॉइन को टॉस किया तो यहां से भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल आ जाएगा। सो गाइस जल्दी से बनाते हैं क्या, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, इस तरीके से बना लिया मैंने, हेड 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 टेल हेड। और ये टोटल कितने बन गए, टोटल बन गए 8। ओके, तो 8 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स बन गई। अब आपको कौन सी आउटकम चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड
अब कोई भी हेड नहीं आया, ऐसे कितने चांस हैं? ऐसे गाइस 1 चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर मैं ये एट लीस्ट नो हेड वाले को माइनस कर दूं, 1 माइनस 1/8 कर दूं, तो व्हाट विल आई गॉट 7/8। और ये क्या शो कर रहा है? एट लीस्ट 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक जरूर होना चाहिए। तो वैसे भी काउंट कर लो, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 ऐसे केस है जिनमें हेड है, तो वैसे भी 7/8 ही आता। तो आप इस किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो गाइस। सो नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 ब्राउन एंड 4 white socks. A man pull out 2 socks. The probability that they are of the same color. अब आपको एक बैग से 2 सॉक्स निकालनी है डियर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि दोनों की दोनों सॉक्स जो है ना सेम कलर की होनी चाहिए। अब बहुत से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट कलर की सॉक्स पहन लेते हैं, बट यहाँ जो भी बंदा है उसको सेम कलर की सॉक्स आपको पहनानी है, और जल्दी से इस बैग में से सॉक्स निकालिए और दोनों सेम कलर की सॉक्स निकलनी चाहिए। और इसके लिए भी 90 सेकंड बहुत ज्यादा है गाइस, और ये अप्रोच बनाए रखनी है, और ये जुनून हटना नहीं चाहिए 90 सेकंड वाला। और मैं यहां टाइमर हटने भी नहीं दूंगा, क्योंकि टाइमर हर क्वेश्चन में चलने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो 90 सेकंड मतलब 90 सेकंड में ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। So a bag contains 5 brown and 4 white socks. A man pulls out 2 socks. The probability that they are of the same color. बिल्कुल जो बेसिक फंडामेंटल है प्रोबेबिलिटी का, आपको उससे ही इस क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि अभी तक जो आपको बात सिखाई गई है सिर्फ उसी पे रहिए। आपको मैंने कुछ एडिशन लॉ के फॉर्मूले सिखाए हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी फार्मूले से सिखाया है, उसी पे रहिए, उससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब नई चीज सीखेंगे तो उसको अप्लाई करना, अभी अप्लाई नहीं करना। अभी जस्ट वी हैव अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपको यहां से 2 सॉक्स चूज करनी है, और दोनों की दोनों सेम कलर की चूज करनी है। So my dear, time has been finished now. You have a 4 option, and I so many students you have given the right answer. So let's see the solution of this question. तो आपके पास टोटल जो सॉक्स थी वो कितनी थी? 5 + 4 9 सॉक्स थी। अब 9 में से आपको 2 सॉक्स फाइंड आउट करनी है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? द वेज ऑफ पुलिंग, दैट इज 9C2। ओके, और ये कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जब भी आपको कुछ सिलेक्ट करना होता है प्रोबेबिलिटी में, तो आप कॉम्बिनेशन का यूज करते हो, एनसीआर का यूज करते हो। और अगर कुछ बच्चों को ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में प्रॉब्लम है, तो इनके ऊपर हम एक डिफरेंट लेक्चर ले लेंगे, जिसमें आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की ट्रिक्स और इसकी जो जरूरी चीजें हैं वो हमें जरूर याद रखनी है। लाइक जैसे 9C2 की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 36। इसको अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे वहां पे, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ओके, सो 9C2 = 36। सम कलर कैन बी आइदर व्हाइट और ब्राउन। अब देखिए, वो चाहता है कि 2 सॉक्स निकले और दोनों सेम कलर के निकले, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप दोनों की दोनों ब्राउन निकाल सकते हो, या फिर आप दोनों की दोनों सॉक्स को व्हाइट निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने दोनों सॉक्स व्हाइट निकाली, तो व्हाट आई विल से 4C2, या का मतलब प्लस। तो या फिर मैं चाहता हूं दोनों की दोनों सॉक्स ब्राउन निकल जाएं, तो आई विल राइट आउट 5C2। सो जल्दी से इनको कलेक्ट कीजिए। 4C2 10 होता है, 5C2 6 होता है, ऐड किया कितना है? 16। अब मेरे पास फेवरेबल केस कौन से हैं? 16। टोटल केस कौन से हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 16/36 = 4/9।
लॉजिक क्लियर हुआ? स्पीड यही रहेगी, थोड़ा आप जल्दी से इसको करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर स्पीड स्लो करेंगे तो हमारा सिलेबस बहुत है और हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी भी हैं अभी। सो अपनी स्पीड थोड़ा बनाए रखें। ओके, अनदर क्वेश्चन यू हैव। नाउ 3 letters are written to different person and address on their 3 envelopes are also written without looking at the address. The probability that the letter go into right envelope. अब देखिए 3 लेटर उसने लिखे हैं और तीनों अलग अलग पर्सन को डालने हैं, और कहानी यहां पे ये है कि उसके पास 3 ही एनवलप हैं। आर आल्सो रिटन विदाउट लुकिंग एट द एड्रेस। तो कहानी ये है कि उसके पास उसने 3 लिफाफों के ऊपर एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब उस लिफाफों में से वो एक लेटर को डालना चाहता है, और लेटर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक बंदे का लेटर है। मान लीजिए लेटर है नरेंद्र मोदी जी का, है ना। अब मोदी जी का लेटर है तो मोदी जी का लेटर मोदी जी वाले एड्रेस में डलना चाहिए। गलत एड्रेस में डल गया तो वैसे गड़बड़ हो जाएगी। तो अब वो लेटर आप डालना चाहते हो किसमें? एक सही एनवलप में। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर आप मोदी जी को डालना चाहते हो वो सही एनवलप में डले, वो उनके एड्रेस पे ही डले। सो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 3 एनवलप में से आपको जो लेटर डालना है वो सही एनवलप में डला या नहीं। सो टाइम हैज बीन फिनिश्ड, नाउ लेट्स सी। तो देखो सबसे पहले क्या बात है कि आपके पास जो एनवलप हैं, 3 एनवलप हैं, आपको उन 3 एनवलप में लेटर को डालना है। तो इट मींस आपके पास कितने तरीके हैं डालने के। आप मान लीजिए 3 एनवलप लिखे हुए हैं। एक पे है नरेंद्र मोदी का एड्रेस, एक पे केजरीवाल जी का एड्रेस है और एक पे राहुल गांधी जी का एड्रेस है। तो तीनों वे कितने हो गए? ऑब्वियसली बात है 3 फैक्टोरियल वे हो गए कि हम 3 फैक्टोरियल वे हैं हमारे पास जिस तरीके से हम लेटर को डाल सकते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ? अब 3 फैक्टोरियल वे से लेटर डल सकते हैं, बट हमारे पास वे तो एक ही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का एड्रेस तो एक है भाई, और हमें वो लेटर उसी पे डालना है। तो इट मींस हमारा जो सही रास्ता है, जो सही एनवलप है, वो तो एक ही है। तो इट मींस वन वे मे बी राइट, तो इट मींस यू हैव टू चूज 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/6। तो कहानी देखिए, ये आपके पास आपका फेवरेबल केस है, ये आपके पास टोटल केसेस हैं, और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि टोटल केसेस को नीचे रखो और फेवरेबल केसेस को ऊपर रखो। और आपको पूरी प्रोबेबिलिटी में मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि आपको फोकस सिर्फ इसी बात पे करना है कि आपको चाहिए क्या, फेवरेबल केस कौन से आपके, उस पर फोकस कीजिए, बस बात बन जाएगी। अब हमें चाहिए था एक एनवलप जो कि हमारा फेवरेबल था, और आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 3। बट उनमें से उस लेटर को मैं डालने के तरीके कितने थे? 6। बट मुझे एक ही वे सही था, तो 1 वे आउट ऑफ 6, दैट इज 1/6 इज द राइट आंसर। और बहुत से बच्चों ने इसका आंसर 1/6 दिया है। ओके, सो इट मींस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्वेश्चन भी लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास A1 A2 अप टू AN आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और जब ये इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 अप टू AN को क्या लिख सकते हो आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ PN। ओके, जब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी इनटू में ऐसे ही लिखी जाती है। और देखो, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी का यूनियन कैसे लिखा था? वो प्लस में लिखी जाती है, और मल्टीप्लाई में लिखी जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत तब आएगी जब डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट की। तो मान लीजिए कि आपके पास A और B 2 इवेंट है, और दोनों के दोनों इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B भी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब A/B का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। एक्चुअली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से उठाई हुई चीज है, बट अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, तो इसको जो बिल्कुल डीप का इसका कंसेप्ट है मैं वहां आपको समझाने वाला हूं, इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको लिखने का और उसको एक बात समझते हैं इसके ऊपर
कि ऐसे अगर लिखा जाता है किसी प्रोबेबिलिटी को, तो उसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन व्हेन बी इज अकर, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी बताइए जब बी अकर हो चुका है, जब बी का काम हो चुका है। मान लीजिए आपके पास एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, मैंने कहा कि आपको एक किंग निकालना है ब्लैक कलर का, तो एक इवेंट हो गया। फिर मैंने कहा कि आपको एक रेड कलर का कार्ड निकालना है। अब आपने किंग निकाला ब्लैक कलर का और विद रिप्लेसमेंट से, यानी कि वो कार्ड निकाल के फेंकना नहीं है, उसको वापस उसमें डाल देना है। और दूसरी बार मैंने कहा कि अब आपको एक रेड कलर का कार्ड चूज करना है। जब आपने रेड कलर का कार्ड चूज किया तो भी आपके पास हाउ मेनी रेड कलर्स आर देयर, 26 रेड कलर आर देयर, तो 26/52। और जब आपने एक ब्लैक कलर का किंग चूज किया तो टोटल ब्लैक कलर के 2 किंग होते हैं, तो 2/52। तो दोनों के दोनों इवेंट बिल्कुल अलग हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। तो उस केस में आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब है कि अगर बी हो चुका है उसके बाद ए को कर रहे हो तो फर्क कोई नहीं पड़ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आएगा वो, क्योंकि बी से उसको इफेक्ट नहीं हो रहा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रह जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर। एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और या फिर आप इंटरसेक्शन की बजाय ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होता है, यानी कि इंटरसेक्शन आ जाए या मल्टीप्लीकेशन आ जाए एक ही बात। अब बात करते हैं अगर इवेंट्स जो है ना वो नोट इंडिपेंडेंट हो गए, लाइक वो डिपेंडेंट इवेंट है, तो तब क्या होगा। अगर इवेंट डिपेंडेंट है तो गाइस आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। मतलब क्या है कि आप निकाल रहे हो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको एक इवेंट मान लिए हो गया, आई विल से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले निकाल लीजिए। अब एक इवेंट हो चुका है, अब दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब, जब पहला हो चुका, तो अब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बाय ए। देखो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने डायरेक्ट लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि दोनों इवेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। बट यहां पे डिपेंडेंसी है। यहां मैं मान लेता हूं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब मान लीजिए उसी का एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। अब मैंने आपको कहा कि आपको पहला जो इवेंट है ना वो ये है कि आपको प्लेइंग कार्ड से एक किंग को ड्रा करना है। तो आप कहोगे कि किंग होते हैं टोटल 4, सो 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, दैट्स ऑल। अब मैंने कहा कि अब आपको दूसरा इवेंट ये करना है, अब विद रिप्लेसमेंट की बात भी आ गई। अब आपको दूसरा इवेंट ये करना है कि आपको एक रेड कलर का कार्ड ड्रॉ करना है। अब आपको पता है कि रेड कलर का कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक है, तो रेड कलर 26 होता है, 26/52 लिखोगे। बट यहां पे आप एक ऑलरेडी रेड कलर का किंग निकाल चुके। इस बात को समझें कि जो किंग भी तो रेड कलर का हो सकता है, 4 किंग में आप पहले वो काम हो चुका है, तो अब इफेक्ट पड़ेगा। ओके, और वो क्वेश्चंस में चलेंगे तो कहानी धीरे धीरे समझ में आएगी। अब फिलहाल इतनी बात समझें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए लिख सकते हैं। इट्स अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, आल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा इसको डीप समझेंगे जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप इतनी बात पे ध्यान दीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी तो दोनों को आप लिख सकते हो ऐसे, और अगर डिपेंडेंट हुए तो आप उसको लिखोगे ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मान लीजिए मैंने कहा कि P1, P2, P3 ये सारी प्रोबेबिलिटी हैं एन इंडिपेंडेंट इवेंट की, A1 से लेके AN वाले, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ दिस इवेंट। अब यहां पे बात क्या हुई कि आपके पास A1 से लेके AN एलिमेंट है, सॉरी इवेंट है, और P1 से PN उनकी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनमें से कम एक तो हैपेंड हो, एटलीस्ट वन शुड बी हैपेंड। तो जब हमें ये निकालना है तो हम बात ही करते हैं, हम कहते हैं कि मैं मान लेता हूं कि भाई पहला जो इवेंट है ना वो हुआ ही नहीं, तो 1 - P1। दूसरा इवेंट है वो भी नहीं हुआ, तो 1 - P2।
तीसरा इवेंट वो भी नहीं हुआ, इस तरीके से nth इवेंट भी नहीं हुआ। अब मैंने 1 में से इन सभी के ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, उसके होने की प्रोबेबिलिटी बचेगी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, A2 बार, वट। ओके, तो आपके पास n एलिमेंट हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C whose chance of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively। अब बात यह है कि एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम 3 लोगों को दिया गया, एक A भाई साहब है, एक B है और एक C भाई साहब है। और इनके जो सॉल्व करने की जो चांस है ना, वो है 1/2, यानी कि A का चांस है 1/2, B का चांस है 1/3 और C का चांस है 1/4 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब वही उसी अप्रोच से हम ये बात करते हैं कि मैं मान लेता हूं कि भाई जो पहला बंदा ना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो यानी कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 1/2। दूसरे से भी नहीं हुई तो 1 माइनस 1/3 और तीसरे से भी नहीं हुई तो 1 माइनस 1/4। अब तीनों से प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुई, इसको 1 में से माइनस कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि ये ना प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, इसको 1 में से माइनस कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी एंड 3/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब जल्दी से आपके पास 90 सेकंड है गाइस, 90 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखा देखा लग रहा है आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एंड अगेन आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। और बहुत से बच्चों ने तब भी सॉल्व किया था, बट बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो ये सॉल्व नहीं कर पाए थे। सो गाइज, जस्ट विद द टाइम, कीप इट अप एंड सॉल्व द क्वेश्चन। Very good, right answer. So many students, they are giving a right answer here. P, Q, P. Okay. So time has been finished now. 3, 2, 1, and the question or solution is that. सीधी सी बात है, दो बंदे हैं, एक के मरने की प्रोबेबिलिटी है P और दूसरे के मरने की प्रोबेबिलिटी है भाई Q। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक को बचाना है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि A जो भाई साहब हैं वो मर जाएंगे, तो उनके मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P। तो फिर B बच जाएगा, क्योंकि एक को बचाना है ना, तो B को बचा लेते हैं, तो 1 माइनस Q, क्योंकि B की मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, Q, तो यहां लिख सकते हैं 1 माइनस Q। या यानी कि प्लस B मर जाता है यानी कि Q, तो A को बचा लेते हैं 1 माइनस P। इसको जल्दी सॉल्व कर दो, P प्लस Q माइनस 2PQ एंड दैट इज योर D ऑप्शन इज राइट। तो अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं कि आपको सिंपल अप्रोच पे ध्यान देना है। ओके, sorry, now next question you have to sort out. Probability of A union B is equal to probability of A intersection B if and only if the relation probability of A and probability of B is what. So you have to find out relation between probability of A and probability of B. So just go and sort out this question, and I think that 90 seconds are so much time for this question, because it could be solved out in between 20 or 30 seconds. Yes, of course, most of the students, they have solved out this question. Probability of A union B is equal to probability of A intersection B. ये कब पॉसिबल होगा, अगर इनमें से क्या ऑप्शन ठीक हो सकता है?
So this was too easy question, and the time is now 5, 4, 3, 2, 1, and finish. So this was the solution of the question. Now probability of A union B is equal to probability of A intersection B. तो probability of A union B का फॉर्मूला हमें पता है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. लिख सकते हैं हम, and equal to probability of A intersection B as it is. तो इसको जल्दी से हम उस साइड पे ले जाते हैं और that will becomes 2 probability of A intersection B. So ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 भी है, ऑप्शन नंबर B भी है, और ऑप्शन नंबर हमारे पास C भी है. और probability of A intersection B को आप क्या लिख सकते हो, probability of B by A, या फिर आप क्या लिख सकते हो, probability of A by B. No problem at all. Okay, but यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, अगर यहाँ पे probability of A लिखते हो तो यहाँ probability of B by A लिखना होगा. अगर यहाँ B लिखोगे तो probability of A by B लिखना पड़ेगा. तो it means only B option is right. Okay, so let's see. Sorry, C option is right. Only C option will right because probability of A into probability of B by A. So C option is right. So another question. A and B are two independent events. The probability that both A and B occurs is 1 by 6, and the probability that neither of these occurs is 1 by 3. Then the probability of occurrence of A is what? कंडीशन ये है कि probability of A दोनों के अकर होने की probability को आपको बता रहा है, like A and B both will occur, यानी कि A and B की probability, A and B मतलब A intersection B, वो आपको बता रहा है क्या, 1 by 6. And the probability that neither of these occur, यानी कि ना तो A ना ही B, उनकी probability भी आपको बता रहा है, that is 1 by 3. अब ना ही A ना ही B को कैसे लिख सकते हैं, probability of A dash intersection B dash, और वो भी आपको दे दिया उसने 1 by 3. Then the probability of occurrence of A is what? 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 6. यहाँ आपको जितने भी आपने एडिशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले भी पढ़े हैं, आपके नेगेशन के फॉर्मूले भी पढ़े हैं, उन सभी फॉर्मूलों का यूज करना होगा. और मैं आपको जैसे जैसे फॉर्मूले कराता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको अप्लाई करने हैं. और जिस स्ट्रीमलाइन से प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं उसी स्ट्रीमलाइन से पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी. सो द टाइम हैज बीन फिनिश. सो लेट्स सी. अब देखो आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज 1 by 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ और A इंटरसेक्शन B को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कुड बी रिटन लाइक दैट. और आपको दूसरी चीज जो गिवन है वो क्या है, नीदर A नॉट B, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, वो कितनी गिवन है, दैट इज 1 by 3. सो गाइस आई कैन राइट आउट नाउ, इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. ओके, और A यूनियन B का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. बट 1 माइनस है ना वो, तो इसलिए 1 माइनस, ये सारे साइन इसके चेंज हो गए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, सो एंड दैट इज इक्वल टू 1 by 3. अब आपको पता है इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, 1 by 6. तो यहाँ पे 1 by 6 रखिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको मिल गया 5 by 6. ओके, अब आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, 1 by 6. तो यूज अ फॉर्मूला, और सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी पता है आपको, दैट इज 1 by 6. तो यहाँ आपके पास दो इक्वेशन बन गई, चाहे आप इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप इन दोनों का यूज कर लीजिए. यू कैन इजिली गेट द आंसर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 by 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1 by 3. ओके गाइस, सो एक छोटा सा हम कंक्लूजन करते हैं ब्रीफ में, कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दैट सैंपल स्पेस क्या होता है, एंड देन इवेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, और कितने टाइप्स हमने पढ़े, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था किससे, नल इवेंट से, उसके बाद श्योर इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, एक्सक्लूसिव, एक्सहॉस्टिव और
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एडिशन थ्योरम हमने पढ़ी, एग्जांपल्स पढ़े एडिशन थ्योरम्स के, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन भी हमने आज डिस्कस की। सो ऑल द बेस्ट जो भी लोग अब तैयारी करने शुरू की है जिन्होंने, और स्पेशली जो लोग पहली बार इस गेट एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। तो गाइस डोंट वरी एंड डोंट बी बॉदर फॉर मैथमेटिक्स, बिकॉज आप अगर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलोगे तो ये आपका गेट क्वालिफाई कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो बने रहिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि आपको नए के जो भी हम अपडेट लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। और आपके लाइक और शेयर से उन लोगों तक जो लोग अभी लाइक कोविड-19 की वजह से कहीं पे कोचिंग भी नहीं जा रहे, एंड अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू अ फ्री प्लेटफॉर्म। तो जितना आप लाइक और शेयर करेंगे तो बहुत से बच्चों को जो तैयारी करना चाहते हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड योर जुनून एंड आवर एफर्ट्स will definitely work. Thank you so much.